जय हिंद दोस्तों चाइना इस समय पर दुनिया के लिए बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर चुका है और कहीं ना कहीं अमेरिका इस टाइम पर दबता हुआ नज़र आ रहा है। और दुनिया के अलग अलग इलाकों में अगर आप देखोगे तो हालात इस तरीके से हैं कि चाइना अमेरिका पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना के साथ आकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट देश खड़ा हुआ वो जापान। अब आप कहेंगे जापान एक छोटा सा देश है और छोटा सा देश चाइना इतने बड़े चाइना को कैसे घेर सकता है या कैसे दबाव डाल सकता है, इसके ऊपर एक डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो IAS PCS की तैयारी के लिए दोस्तों ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ हमारी जो चल रही है वो रामबाण है आपके लिए। क्योंकि तैयारी के लिए आपको NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनके बगैर क्योंकि IAS PCS का कोई एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए इनकी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में ऑनलाइन करवाई जाएगी। घर बैठे कीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसके अंदर पूरा सिलेबस तो करवाया ही जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे आपकी 100% पीटी की तैयारी हो जाएगी और 40% जो मेंस का पार्ट है जो NCERT पर डिपेंडेंट है उसकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट ये आता है कि फ़ीस हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, ताकि हर बच्चा पढ़ सके। हर बच्चा जिसके मन में UPSC की तैयारी करने की इच्छा है वो तैयारी शुरू कर सके। अब रही बात बच्चों फ़ीस की, तो फ़ीस बता दी और कांटेक्ट कैसे करेंगे, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आराम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, बहुत कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं जापान के ऊपर कि दोस्तों असलियत में जापान का मामला क्या है। आप सबसे पहले ये देखिए, चाइना की जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है वो है एक्सपेंशनिज्म। और इस एक्सपेंशनिज्म के अंदर चाइना जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना विस्तार चाहता है, पूरी दुनिया के अंदर अपना डोमिनेंस चाहता है और इसके लिए वो सीधे तौर पर अमेरिका से मतलब कंपटीशन कर रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो चाइना के पास इस एक्सपेंशनिज्म का सबसे बड़ा वेपन जो है वो है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करेगा और डेट ट्रैप यानी पूरे तरीके से उस देश को, गरीब देश को कर्ज के जाल में फंसा लेगा। उसकी इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अगर कुछ हैं तो उनके ऊपर कब्जा करेगा ताकि दुश्मन देशों के ऊपर वो नज़र रख सके या दबाव बना सके। साथ में उसके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने की पूरी सिचुएशन में चाइना रहता है। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जे की अगर बात करें तो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट आपको नज़र आएगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट नज़र आएगा। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की बात करें तो तंजानिया का और केनिया के जो पोर्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। और रिसोर्सेज पर कब्जे की बात करें तो अफ्रीका के अंदर बहुत सारी जगहों पर चाइना ने अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लिया। अब सोचकर देखिए, यहाँ तक तो एक बार को झेल लिया जाए, लेकिन जब यही चाइना अमेरिका जैसे देश की नाक के नीचे, जहाँ पर USSR फेल हो गया, वहाँ जाकर अगर चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश करे तो क्या होगा। और उससे ज़्यादा मज़े की बात ये कि इस चाइनीज़ डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास कोई ऑप्शन भी नहीं, मतलब अमेरिका जो है वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका जो है वो इन्वेस्टमेंट तो कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गुडविल जो है वो पूरे दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत बुरी सिचुएशन में है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम से अपनी गुडविल ख़राब हो रखी है। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में, चाहे वो इजिप्ट हो, सूडान हो गया, लीबिया हो गया,
इथोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, केनिया हो गया, तंजानिया हो गया, यहाँ अमेरिका की कोई अच्छी सी गुडविल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में चाइना जो है यहाँ पर अपना विस्तार लगातार करता जा रहा है और अमेरिका जो है उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अब ऐसे में सबसे बड़ा वेपन चाइना का क्या है? चाइना का सबसे बड़ा वेपन है इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में इस चाइना के सामने, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा वेपन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश है और डेट है यानी कर्ज है, इस निवेश के थ्रू, इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करता है कि हम बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आपके यहाँ रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, रेल बनाएंगे, ट्रेन लेके आएंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। जो भी वादा है वो सारा चाइना करता है और उसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू सामने वाले देश के ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट करके उसके ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लेता है। अब इस डेट और इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यानी आर्थिक शक्ति। अब आर्थिक क्षमता, अब इस दुनिया में जितने भी देश हैं लगभग सभी देश किसी न किसी तरीके के इकोनॉमिक प्रेशर में इस समय पर है। इसलिए चाइना किसी भी देश को दबाने में कोई देर नहीं लगा रहा। लेकिन और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि चाइना जो है आज तक बहुत तेज़ी के साथ जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है, उसका चैलेंज, उसका सॉल्यूशन किसी भी कंट्री के पास नहीं था। लेकिन अब जो एक छोटा सा देश चाइना के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहा है, और यकीन मानिए कोशिश ही नहीं, वो खड़ा हो रहा है, वो है जापान। अब आप कहोगे यार ये छोटा सा देश जापान जो है ये कैसे चाइना को काउंटर कर पाएगा? दोस्तों, छोटा सा एक मच्छर भी होता है, लेकिन जब वो डंक मार जाए या छोटा सा एक कीड़ा डंक मार जाए तो पानी भी नहीं मांगता आदमी, ऐसे हालात हो जाते हैं। छोटे को मत देखो, यही जापान जो छोटा सा देश है, जिसे आप छोटा सा कह रहे हैं, इसने 1905 के अंदर जिस तरीके से रशिया को हराया था, बहुत बड़े लेवियाथन को एक तरीके से हराया था, एक बहुत बड़े जायंट कंट्री को हराया था। सोचकर देखिए रशिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये रहा जापान, ये रहा रशिया। इस जापान ने रशिया को 1905 के अंदर इतनी बुरी तरह हराया था कि रशिया अगले कई साल तक सोच भी नहीं पाया, यहाँ तक कि वो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी हालात में नहीं था कि एंटर कर पाए। इतनी बुरी तरह हराया और रशिया कई साल तक डिमोरलाइज रहा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इस चाइना के ऊपर रशिया का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस, जापान का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहा है। और इस मंचूरिया को तो 1930s के अंदर जापान ने कब्ज़ा कर लिया और किसी देश की हिम्मत नहीं हुई इसके ऊपर आके डोमिनेट करे या जापान से लड़ पाए। पूरे चाइना के ऊपर डोमिनेट करने के बाद आप लोग जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो जापान ने इस पूरे के पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। सोच कर देखिए, जापान ने यहाँ तक कब्जा किया है, इन सारे टापुओं के ऊपर कब्जा कर लिया। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर तक जापान का एम्पायर फैल चुका था और यहाँ तक कि कलकत्ता के ऊपर भी बम्बार्डमेंट कर दी थी। अंडमान निकोबार भी जापान के कब्जे में ही आ गए थे। अंडमान निकोबार जापान ने गिफ्ट किए थे सुभाष चंद्र बोस को, आज़ाद हिंद फौज को। तो सोच उनका नाम शहीद और स्वराज रखा था सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना। अब ऐसे में जापान को जो लोग छोटा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, वो असलियत में वो बंदूक की गोली है या वो तूफान है जिसने एक बार को ब्रिटेन और अमेरिका को धज्जियाँ उड़ा दी थी, नाकों चने चबा दिए थे। पर्ल हार्बर मूवी देख लीजिएगा जापान की, आपको समझ में आ जाएगा उस पर्ल हार्बर में क्या तूफान मचाया था अमेरिका ने। अमेरिका के अंदर जापान ने जाके घुस के अमेरिका के ऊपर, अमेरिका को खड़ा नहीं हो पाया था, काफ़ी दिन तक होश नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। तो ऐसी सिचुएशन में जापान को अगर आप इकोनॉमिक पावर के रूप में देखते हैं तो यहाँ जापान बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है। सबसे पहली बात तो ये
इकोनॉमिक पावर की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ इंडिया है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ इंडिया है, कंट्री ऑफ एशिया है, एशिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइज्ड देश है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात ये कि अप्रॉक्सीमेट 4 डिकेड्स ऑफ ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी ये रही है। ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी या फिर यूं कहें कि एक्सपोर्ट इकोनॉमी आज भी है। इसका मतलब ये है कि जापान इंपोर्ट कम करता था, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था और दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा चुका है। टेक्नोलॉजी और प्लस परफेक्शन का लोहा जापान मनवा चुका है। अब ऐसे में जापान के पास पैसा भी है, जापान के पास दिमाग भी है, जापान के पास करेज भी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि 2013 के बाद शिंजो अबे जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जापान की उस पॉलिसी को भी चेंज कर दिया कि हम अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे। और साथ में 2020 के अंदर जिस तरीके से योशिहिते सुगा आए और सुगा की जो कैबिनेट आई, उन्होंने तो चाइना, वो तो टोटली एंटी चाइना है, तो उन्होंने चाइना को ओपनली चैलेंज करना शुरू कर दिया। अब यहीं से पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, यहीं से पूरी की पूरी लोकेशन समझ में आती है कि असलियत में जापान प्लान क्या कर रहा है। यहाँ समझिए जापान सीधा सीधा एक प्लान ये कर रहा है। सबसे पहला स्टेप, अब आप कहेंगे मैंने जापान को क्यों चुना, क्या जापान चैलेंज कर रहा है? तो बिल्कुल ओपनली जिस तरीके से जापान चैलेंज कर रहा है चाइना को, वो देखने लायक बात है। इस दुनिया में कोई देश बड़ा ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका भी ऐसा नहीं है जिसने आज तक ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के अंडर ना मानकर अलग देश डिक्लेयर किया हो। अमेरिका ने भी ताइवान को अलग देश डिक्लेयर नहीं किया है। जापान पहली बार ऐसा है जिसने ओपनली ताइवान को जो है एक वन सोवरन नेशन मान लिया है। और जो जिस तरीके से वन सोवरन नेशन मान लिया, और 2-3 इंसिडेंट इस तरीके से हो चुके हैं कि जापान क्लियर वर्ड्स में कह रहा है कि ताइवान इज़ अ सेपरेट कंट्री एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द वन चाइना पॉलिसी ऑफ चाइना। यहाँ इसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या, बात को समझिए कि ताइवान को अभी इनका वाइट पेपर, डिफेंस वाइट पेपर, एनुअल डिफेंस वाइट पेपर आया, जापान का आया एनुअल डिफेंस वाइट पेपर। इस एनुअल डिफेंस वाइट पेपर के अंदर दोस्तों अगर आप देखते हैं तो इसकी खास बात क्या है इस एनुअल डिफेंस वाइट पेपर की, कि पहले इस एनुअल डिफेंस वाइट पेपर में चाइना को, ताइवान को चाइना के साथ ही दिखाकर ताइवान का नाम भी नहीं लेते थे और चाइना को डिक्लेयर करके एक बात कह देते थे कि ठीक है हमारे रिलेशंस जैसे भी हैं। लेकिन इस बार का जो एनुअल वाइट पेपर आया, डिफेंस का वाइट पेपर आया, उस वाइट पेपर में ताइवान का अलग चैप्टर और ताइवान को अलग कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश किया गया और क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि ताइवान की सॉवरेनिटी हमारी सॉवरेनिटी से जुड़ी है, ताइवान की संप्रभुता हमारी संप्रभुता से जुड़ी है, और अगर ताइवान को कुछ होता है तो जापान और अमेरिका मिलकर चाइना को के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में सोचकर देखिए, जो काम अमेरिका ने नहीं किया वो जापान ने खुले तौर पर कर दिया। अभी जापान के एक मिनिस्टर ने बहुत ही वल्गर वर्ड्स यूज़ किए साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर किम मून समथिंग उनका नाम है, मून उनका लास्ट में नाम है, उनके बारे में। और उन्होंने कहा गो एंड मेंस्ट्रुबेट, बहुत गलत शब्द इस्तेमाल करे, लेकिन उसका जो मीनिंग था वो ये था कि जाओ और जाकर अपनी ऐसी तैसी कराओ चाइना के पास, हमें तुम्हारे से बात नहीं करनी। जिस तरीके का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया चाइनीज़ सपोर्टर एक प्रीमियर के लिए, वो आप समझ सकते हैं कि जापान इस टाइम पर कितना एग्रेशन के अंदर है। इसी वाइट पेपर एनुअल डिफेंस वाइट पेपर के अंदर जिस तरीके से जापान और चाइना के बीच
जो ईस्ट चाइना सी है इसमें डिस्प्यूट, और यहाँ पर जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं इनके बारे में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो अपने आप में चैलेंजिंग है। सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में या मामले में जो डिस्प्यूट चल रहा है ये अपने आप में चैलेंजिंग है, और ये जो चैलेंज है ये जापान इसको समझ रहा है कि अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा किया तो अगला नंबर जापान और बाकी पूरे साउथ ईस्ट एशिया का होगा। अब ऐसी सिचुएशन में जापान क्या वहीं पर चाइना को रोकने की कोशिश कर रहा है या इससे आगे का भी कुछ रीजन है? तो दोस्तों देखो यहां ध्यान से, श्रीलंका के अंदर चाइना ने हम्बनटोटा पे कब्जा कर लिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंडिया और जापान मिलकर श्रीलंका को इन्वेस्टमेंट ऑफर दे रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग के अंदर कहीं ना कहीं पहले तो कोलंबो के आसपास के पोर्ट सिटी डेवलप करने की बात की जा रही थी, लेकिन जब वहां प्रोटेस्ट होने लगे, और जो भी प्रोटेस्ट हुए हों उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी भी श्रीलंकन गवर्नमेंट का ऑफर है कि ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर आप एक पोर्ट बना दीजिए, हम उसके ऊपर सपोर्ट कर देंगे। इसी तरीके से बांग्लादेश से भी जिस तरीके से चाइना को निकाला गया पोर्ट सिटी और पोर्ट डेवलप करने से, और उसके मात्र 25 किलोमीटर दूर जापान को वो पोर्ट का एग्रीमेंट दे दिया, यहां जापान ओपनली चाइना को काउंटर करने की सिचुएशन में आ चुका है। यानी बांग्लादेश से चाइना को बाहर कर दिया या बाहर करने की तैयारी शुरू होगी उसका। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ बांग्लादेश के जो राजदूत हैं वो खुले तौर पर, बांग्लादेश में जो चाइना के राजदूत हैं वो खुले तौर पर बांग्लादेश को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप क्वाड में शामिल होने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो तो आपके लिए बुरा होगा। और क्वाड के उसके वापस उसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही उसी बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं वो चाइना को धमकी दे रहे हैं कि अपनी औकात में रहो, हम तुम्हारे अंडर में काम नहीं करने वाले। यानी रिलेशंस के अंदर किसी तरीके की खटास आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आज वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज थर्सडे है, और थर्सडे के दिन असलियत में जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मितागी, वो इस टाइम पर सेंट्रल एशिया के 4 देशों की विजिट करने जा रहे हैं। अब दोस्तों पहले अगर आप मैप को देखो तो यहाँ पर ये सेंट्रल एशिया क्या है और कैरेबियन कंट्रीज क्या हैं इसे समझिए। यहाँ अगर आप देखते हैं तो अमेरिका के 2 द्वीप हैं, ये कहलाएगा नॉर्दर्न अमेरिका और ये कहलाएगा सदर्न अमेरिका। समझे, एक है नॉर्दर्न अमेरिका और दूसरा है सदर्न अमेरिका। और इन दोनों देशों के बीच में ये जो कंट्रीज हैं जो एक पूरी छोटी सी स्ट्रिप के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे कंट्रीज कहलाएंगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। और उसके बाद यहाँ ये आपको कैरेबियन सी दिखाई देगा और यहाँ पर भी छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, इन्हें कहा जाएगा कैरेबियन कंट्रीज। अब यहाँ गेम क्या चल रहा है वो समझिए। यहाँ इस सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज और इन कैरेबियन कंट्रीज के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिका ओपिनियन रहता है। सेंट्रल ओपिनियन हमेशा रहता है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि पिछले लगभग जब से अमेरिका बना है तब से अमेरिका ने यहाँ पर मुनरो डॉक्ट्रिन लागू की, और उस मुनरो डॉक्ट्रिन को अगर आप देखते हैं तो वो साफ कहता है कि अगर दुनिया का कोई भी देश साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के अंदर आके उंगलीबाजी करेगा तो उसे अमेरिका की ताकत का सामना करना पड़ेगा। यानी अमेरिका ने पिछले काफ़ी टाइम से इन सारे देशों के ऊपर अपना एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश किए रखा, जिस वजह से ये सारे देश एक अमेरिका के डोमिनेंस में रहने के आदी पड़ गए। अब ऐसे में कोई भी सरकार अगर एंटी अमेरिका बनती है
कोई भी एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट बनती है या कोई भी गवर्नमेंट अमेरिका के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन लेने का प्लान करती है तो अमेरिका उसे स्ट्रांगली अपोज करता है। अमेरिका उसे स्ट्रांगली अपोज करता है और इस हद तक अपोज करता है कि कई बार तो वो देश ही टोटली एंटी अमेरिका हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेनेजुएला और दूसरा इसका बेस्ट एग्जांपल है क्यूबा। और यहां अगर दूसरी सिचुएशन देखें तो जो माइग्रेशन पॉलिसी है, ये माइग्रेशन जो है या इमिग्रेशन जो है, इसका भी एक सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है कि इस पूरे इलाके से बहुत सारे लोग अमेरिका जाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं और अमेरिका इन माइग्रेंट से परेशान है। और यही रीज़न है कि वो ऐसे ऐसे लॉज बना रहा है कि इस जगह के लोग जो बहुत ही गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन में रह रहे हैं, वो सारे के सारे इस टाइम पर अमेरिका से नाराज़गी के फॉर्म में शुरू से रहते हैं, क्योंकि अमेरिका हमेशा इनको आने से रोकता है और ये कहते हैं हमें घुसने दो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर इंडिया और बांग्लादेश के बहुत खटास वाले रिलेशंस रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो भी रिलेशंस रहे हैं उनके अंदर LTTE और तमिलियन इशू हमेशा बना रहा है। इसी तरीके से अगर म्यांमार को देखोगे तो इंडिया और म्यांमार के बीच में भी ऐसा ही कुछ रिलेशन हमेशा से रहा है कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हो और यहाँ से बहुत ज़्यादा ड्रग्स की तस्करी होती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें, यहाँ ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, ये जितनी भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इनमें एक एंटी चाइना ओपिनियन, एंटी अमेरिका मूड हमेशा रहता है। और यही एक रीज़न है और यही हाल कैरिबियन कंट्रीज़ का है। यही एक रीज़न है कि अमेरिका जब तक मैनिपुलेट करता है, मतलब अमेरिका पूरी कोशिश करता है कि इन इलाकों के अंदर, इन देशों के अंदर अमेरिका की जो फेवरेबल हैं वो गवर्नमेंट्स रहें, अमेरिकन फ्रेंडली गवर्नमेंट रहें। और इसीलिए अमेरिका इनके इलेक्शंस तक के अंदर मैनिपुलेशन लगातार करता रहता है, जिसकी वजह से ये कंट्री के जो लोग हैं ये इनसे चिढ़ते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि शुरू से अमेरिका इनको किसी ना किसी तरीके के फंड्स और फाइनेंस पहुंचाता रहता था और इन इलाकों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस हद तक समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो देश हैं, एक वेनेजुएला और एक क्यूबा। यहाँ इन दो देशों के अंदर, खासकर क्यूबा एक छोटा सा देश है जिसको मैप पे ढूंढने जाओगे तो आपको वैसे ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। ये क्यूबा अमेरिका से कुछ किलोमीटर दूर है, कुछ 100 किलोमीटर, और 1962 के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि असलियत में अमेरिका की नाक के नीचे एक छोटे से देश के अंदर USSR को मिसाइल सिस्टम इस्टेब्लिश करने का मौका मिल गया था और वो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहता था। मज़े की बात यह है, क्यूबा के अंदर बेस बना दिया, क्यूबा में सब कुछ बन गया, लेकिन एन मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे अमेरिका को इसकी खबर लग गई। अमेरिका ने सारे जहाज़ और सब कुछ यहाँ आने से मना कर दिया, इंस्टॉलेशन रुक गई। और सोचकर देखिए ये क्यूबा कितना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है अमेरिका की नाक के नीचे, कि अगर यहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम या कोई भी सिस्टम लग जाता है तो यहाँ से वो जो मिसाइल्स हैं वो अमेरिका के किसी भी शहर में कहीं जल्दी पहुँच पाएंगी कंपैरेटिवली किसी दूसरी जगह से छोड़ी जाए तो यहाँ क्यूबा को देखा जा सकता है। और दूसरा, मोडेरो की जो गवर्नमेंट है वेनेजुएला में, उसको देखा जा सकता है कि सिचुएशन भी वहाँ पर कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है। और यहाँ मज़े की बात यह है, क्यूबा के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को पहले तो रशिया सपोर्ट करता था, अब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो चाइना फ्रेंडली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। अब आप अंदाज़ा लगाकर देख सकते हैं, दुनिया को इतना पता ही नहीं, या दुनिया को बड़े लेवल पर तो सभी को पता है, आम जनमानस अभी भी छोटे मोटे लेवल पर सोच रहा है और चाइना कितनी बड़ी गेम खेल रहा है अमेरिका को समझ में आ रहा है, लेकिन अमेरिका को कुछ कर नहीं पा रहा। तो अंदाज़ा लगाकर देखिए कि अमेरिका अगर जैसा देश अगर कुछ नहीं कर पा रहा
अगर अमेरिका जैसा देश कुछ नहीं कर पा रहा तो आप अंदाज़ा लगाकर देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात के अंदर ये पूरा सिस्टम रह रहा होगा। अमेरिका के इकोनॉमिक पावर्स कितनी कमज़ोर रह गई होंगी और चाइना कितना ताकतवर हो गया होगा कि अमेरिका की नाक के नीचे अपनी घुसपैठ कर चुका है। और उससे ज़्यादा खास बात ये कि इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका का कहीं पर भी नाम आता है यहाँ के लोग उखड़ पड़ते हैं। यहाँ अमेरिका ने अपने इस इलाके को बचाने के लिए अपने एक सबसे पुराने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय यानी ट्रस्टवर्दी देश जापान को आगे बढ़ाया है। जापान को यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों रीजन्स में, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज़ के अंदर, जापानीज़ जो लोग आएँ और जापानीज़ इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए, जापान के प्रभाव को बढ़ाया जाए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए। जो पहले इन्वेस्टमेंट अमेरिका करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पाई। इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, यहाँ रोड्स बनाओ, रेलवे बनाओ, जो भी बना सकते हो बनाओ, जैसा कि चाइना कर रहा है। जैसा कि चाइना कर रहा है एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आप भी करो। नतीजा उसका ये, और साथ में एक्सपोज चाइनीज इंटेंशंस, एक्सपोज चाइनीज इंटेंशंस, और चाइना की जो इंटेंशंस हैं उन्हें एक्सपोज करो ताकि आम जनता को पता लगे कि चाइना के साथ खड़ा रहना कितना ज़्यादा खतरनाक, कितना ज़्यादा हानिकारक रह सकता है। अब यहाँ इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूं, जापान के पास है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। तभी तो आप देखो कि क्यूबा के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो चाइना को सपोर्ट करती है और वहाँ बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट, और वो रिपब्लिक की मांग कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गेम तो चल रहा है और चाइना को कमज़ोर करने का पूरा गेम चल रहा है, लेकिन वो कामयाब कितना होगा इसके बारे में तभी बताया जा सकता है जब इसके रिजल्ट्स दिखाई दे जाए। और जापान के जो प्रधानमंत्री, जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिताजी, वो इस टाइम पर आज इन देशों के दौरे पर गए हैं, 4 देशों के दौरे पर, और वहाँ जाकर जापान की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने और चाइना के मामले में जो भी एक्सपोज कर सकते हैं वो करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। ये एक प्लान है, सोच कर देखिए, अमेरिकन चाइनीज इन्फ्लुएंस को दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पर भी पॉसिबल हो सके उस इन्फ्लुएंस, उस प्रभाव को कम करने का। और इसी इन्फ्लुएंस, इसी प्रभाव को कम करने के चलते जापान जो पॉलिसीज चला रहा है उसका आगे रिजल्ट क्या होगा वो चाइना की तिलमिलाहट में दिखाई दे सकता है। चाइना खुले तौर पर जापान को धमकी दे चुका है, यहां तक कह चुका है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की जो मार थी वो तुम्हें याद होनी चाहिए। जापान को न्यूक्लियर अटैक की धमकी तक दे चुका है इनडायरेक्टली। तो भी जापान के ऊपर, भाई अब ऑब्वियस सी बात है, अगर जापान को धमकी तक दे चुका है तो सिचुएशन क्या होगी आप समझ कर देख सकते हैं। यानी हालात जापान और चाइना के बीच में अच्छे नहीं हैं। अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि जापान और चाइना के बीच में इंडिया का क्या रोल है। नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।